आप जिस तरह से अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को ध्यान भटका करके कि आप आरएसएस के एजेंडा पे चल गए, आप कहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे, कहाँ बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, तो ये मुद्दा उठाते उठाते कुछ तनिक धन के लोभ में थोड़ा सा आपका चैनल बढ़ा तो आप तुरंत ईमान बेच दिए हैं। तो आपने कहीं ना कहीं पत्रकारिता को बेचने का काम कि आरएसएस के भेजे हुए जहरीले सांप समाज में जहर फैलाने के लिए भेज दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रायोजित स्पॉन्सर्ड लोग भेज दिए गए हैं ताकि आरएसएस के एजेंडा, नफरती एजेंडा जो बार बार बांटे। एक सिद्धांत था जब अंग्रेज हम पे शासन किया करती थी तो उस समय सिद्धांत था कि बांटो और शासन करो, लेकिन अब सिद्धांत आ गया है कि बांटो, भटकाओ और शासन करो, डिवाइड, डाइवर्ट एंड रूल। तो इनका क्या काम है? अपने जहरीलों बातों से अब इन लोगों को ध्यान को भटकाए रखना, लोगों को ध्यान को लगातार सही जगह पर न पहुंचा करके उसको भटका देना। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार। बिहार में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग मुद्दा है मनीष कश्यप। अभी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, मनीष कश्यप के अलावा कोई भी मुद्दा आपको देखने को नहीं मिलता। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ आरजेडी के नेता लोग आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जनमंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सवाल मनीष कश्यप पे नहीं उठ रहा है, सवाल उठ रहा है कि पत्रकारिता के स्तर को उन्होंने किस प्रकार से गिराया है। गिराया इन द सेंस, आप जक्कनपुर में किराए के मकान को लेकर के और वहाँ पे आप एक फिल्म शूट करते हैं और उसको आप बताते हैं कि ये दो स्टेट के झगड़े का मामला है, यानी नस्ल भेदी, यानी बिहार और तमिलनाडु को नस्ल भेद में आप बांटना चाहते हैं, यानी भारत के संप्रभुता पर आप हमला कर रहे हैं दो स्टेट को लड़वा करके। आप समझ रहे हैं आपके पास पावर है, अगर मीडिया जैसे संस्था आपके लोग देख रहे हैं तो उस पावर का आप गलत इस्तेमाल न करें, इसका विरोध हो रहा है। इसका विरोध कतई नहीं हो रहा है कि आप जब जन के मुद्दे उठाते हैं, ठीक है, जन के मुद्दे उठाते हैं वहाँ आप सराहनीय हैं, लेकिन जहाँ आप सराहनीय नहीं है वहाँ सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हम लोग 21वीं सदी के जमहूरियत में रह रहे हैं। वहाँ पे हर चीज़ छन कर जाएगा जहां गुणतंत्र हमारे जनतंत्र के माध्यम से आएगा, चाहे जनतंत्र पे कितना भी हमला क्यों न कर दिया जाए। आज आरएसएस के कुछ जहरीले सांप मनीष कश्यप जैसे समाज में छोड़ दिए गए हैं कि वो विष को हमारे समाज में छोड़ते रहें। आप देख लीजिए, ये वानगी भर था। आप यकीन मानिए, आप दो स्टेट को लड़वा रहे हैं। संविधान के अनुसार दो स्टेट में लड़ाई छिड़वाने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये बात की पुष्टि हो चुकी है कि जक्कनपुर में आप रूम लेकर के किराए के रूम पर आप इस तरह के लोगों को भारत के बिहार का मजदूर और तमिलनाडु का मालिक बनाकर उसको पिटवा करके फर्जी वीडियो बना रहे थे। तो यह कहीं ना कहीं संप्रभुता पे हमला था, और संप्रभुता पे हमला राजद्रोह के दायरे में आता है। ये आपके कृत्यों के कारण किया जा रहा है, आपके पत्रकारिता के कारण नहीं। पत्रकारिता एक धर्म होता है, पत्रकारिता से लोग सुलह पाते हैं। दो राज्यों के बीच में बेवजह लड़ाई लगवा करके आप कौन से समस्या का समाधान और कौन सा सामाजिक सुधार और अब कौन सा भ्रष्टाचार मिटा देते, आप इसका मेरा तार्किक सवाल का तार्किक जवाब देने का प्रयास कीजिए। हम आप पे आक्षेप और आप पे सवाल नहीं उठाएंगे। और किसी भी तरह से लोग ओट में छिप जा रहे हैं कि पत्रकारिता खतरे में है। जी नहीं, बोल की लब आज़ाद है तेरे, और ये आज़ादी का ये प्रकृति प्रदत्त अधिकार है और कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। लेकिन आप जिस तरह से अपने आवाज़ को भारत के संप्रभुता के खिलाफ इस्तेमाल न करें, क्योंकि आपका मिलियन में व्यू जाता है, मिलियन लोग देखते हैं। आप दिग्भ्रमित न करें। विश्व में किसको विश्व गुरु कहा गया है? जो हमें सही रास्ता दिखाए। हमारा दिल्ली जाना है और हम कोई को बुलेट ट्रेन पूरब वाला पकड़वा दें, जबकि दिल्ली पश्चिम में है, तो कभी दिल्ली पहुंचेगा जी? तो आप जिस तरह से अपने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को ध्यान भटका करके कि आप आरएसएस के एजेंडा पे चल गए, आप कहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे, कहाँ बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, तो ये मुद्दा उठाते उठाते कुछ तनिक धन के लोभ में थोड़ा सा आपका चैनल बढ़ा तो आप तुरंत ईमान बेच दिए। तो आपने कहीं ना कहीं पत्रकारिता को बेचने का काम किया। अच्छा, दावा करते हैं कि यदि मनीष ऐसा दावा करते हैं यदि हम जेल जाएंगे, जेल से आने के 180 दिन के बाद हम सरकार गिरा देंगे, क्या लगता है कि वो सरकार गिरा देंगे?
देखिए ये सब बेवजह की सवाल है, इस पर ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो अपना तुच्छ पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा बेवजह का सवाल कर रहे हैं। हमारे सरकार एक संघीय ढांचे के अंतर्गत चलता है। इसमें संघीय ढांचे में सरकार का अपार समर्थन समाजवाद की सरकार है, जहां लोग बहुत ही खुशहाल से जीवन व्यतीत करने के लिए एक उम्मीद का किरण जब लौटा है लोगों के आंखों में। आप जब सुदूर जाइएगा इलाकों में तो पूछिएगा कि लालू यादव के कार्यकाल में ही लोगों को पक्का मकान में रहने का खुशनसीब मिला था। उसी को तेजस्वी जी इस बार सामाजिक क्रांति को आर्थिक क्रांति में परिवर्तित करके लोगों को दिलों में सदाबहार लाने का काम करेंगे और बिहार में बहार होगा। अच्छा, 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने का चैलेंज देते हैं मनीष कश्यप। क्या लगता है कहीं न कहीं उसको सब किसी बड़े आदमी का हाथ है या नहीं? देखिए, तुलना दो समान चीज़ों में होती है। तुलना दो समान चीज़ों में होती है। मतलब कुर्सी का तुलना आप छोटा टेबल से नहीं कर सकते हैं, या टेबल का तुलना आप कुर्सी से नहीं कर सकते हैं। दोनों का पेशा अलग है। ये कहीं ना कहीं इसका बयान देने का मतलब, आप खुल कर राजनीति में आइए ना महोदय, तब आपको पता चल जाएगा। आप लड़ लीजिए चुनाव का शौक है, चुनाव आप लड़ लीजिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ लीजिए चुनाव, देख लीजिए क्या हो जाएगा। वो लड़े हैं, चनपटिया से उनका हस्र हो गया, उसने माइक धर लिया बहुत। उनके बारे में हमारा मत खुलवाइए, नहीं तो उनका कच्चा चिट्ठा हम खोलने लगेंगे। तो फिर वो किस लिए पत्रकार, किस लिए वो पत्रकार बने थे और किस तरह का उन पे चार्जेज है, उनसे कितने केस दर्ज है, उनके कितने जिलों की पुलिस उनको खोज रही है, ये सब बात हम नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन जब अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, तो जाने दीजिए। आयांश वाला मैटर ले लीजिए, क्या हुआ आयांश वाला मैटर में किस प्रकार से दिग्भ्रमित करके उन्होंने 8 करोड़ रुपया जनता का लेने का काम किया, उसका हिसाब कौन देगा? वो किस तरह से क्राउड फंडिंग आम जनमानस का चौराहों पर से चमन्नी कर करके तसला गया रुपया था, क्या लगता है हिसाब कौन देगा? क्या लगता है बिहार पुलिस कब तक गिरफ्तार करेंगे? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इस पे मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वो किस प्रकार से किस दायरे में आती है, मेरा मकसद किसी को गिरफ्तार करवाना और किसी को सजा दिलवाना नहीं है। मेरा मकसद सही राह दिखाना। एक नेतृत्व का मतलब होता है सही राह दिखाना। जो मनीष कश्यप गलत राह दिखाना शुरू कर दिए थे। एक चाकू का काम होता है सब्जी काटना और फल काटना, उसका आप गलत इस्तेमाल कीजिएगा तो चाकू को आदमी का मर्डर भी किया जा सकता है, गला काटना नहीं। तो आप यकीन मानिए, अपने माइक और अपने कैमरे को, और ये 21वीं सदी में जो सोशल मीडिया का ताकत आम जनमानस तक मिला है, तो निसंदेह इसे सामाजिक सुधारों के लिए आप लगा दीजिए, निसंदेह गरीबों को कल्याण के लिए लगा दीजिए, निसंदेह आर्थिक सामाजिक क्रांति के लिए लगा दीजिए, निसंदेह सही दिशा दिखाने में लगा दीजिए। क्योंकि सही दिशा दिखाने वाले को ही हमारे समाज में गुरु कहा गया है, और गुरु ही बाद में भगवान बनते हैं, और गलत दिशा दिखाने वाले को ही दैत्य कहा गया है, वही बाद में राक्षस बनते हैं। तो आप राक्षस न बने, आपको इतनी बड़ी ताकत दी गई है ताकि आप आने वाले समाज में एक नए नाम के रूप में प्रतिस्थापित हो जाए। उनके अकाउंट में जो है 3-4 अकाउंट में 42 लाख रुपया लमसम पकड़ा है, ये सारा पैसा कहाँ से आया? ये तो वही बता सकते हैं कि पैसा उनका कहाँ से आया, ये इनका वित्तीय लेन देन क्या है, किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। बड़े बड़े न्यूज चैनल में जाके दिल्ली में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, तब पर भी बिहार पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। ये समझ लीजिए कि किस तरह का प्रायोजित, आप जानते हैं ना कि बड़े बड़े दिल्ली में कौन मीडिया बैठा हुआ है, गोदी मीडिया। तो हमने शुरू में ही कहा था कि आरएसएस के भेजे हुए जहरीले सांप समाज में जहर फैलाने के लिए भेज दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रायोजित स्पॉन्सर्ड लोग भेज दिए गए हैं ताकि आरएसएस के एजेंडा, नफरती एजेंडा जो बार बार बांटे। एक सिद्धांत था, जब अंग्रेज हम पे शासन किया करती थी तो उस समय सिद्धांत था कि बांटो और शासन करो, लेकिन अब सिद्धांत आ गया है कि बांटो, भटकाओ और शासन करो, डिवाइड, डाइवर्ट एंड रूल। तो इनका क्या काम है? अपने जहरीलों बातों से अब इन लोगों को ध्यान को भटकाए रखना, लोगों को ध्यान को लगातार सही जगह पे न पहुंचा करके उसको भटका देना। तो ये इस प्रकार से भटकाने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली का मीडिया जब आपका ट्रायल करने लगा तो समझ जाइए, एक बार हमारे समाजवादी नेता कहे थे चौधरी चरण सिंह जी कि जिस दिन दिल्ली में बैठे हुए मीडिया कर्मी हमारा बड़ाई करने लगे, उस दिन तुम समझना कि हम तुम्हारे नहीं, हम उसके हाथों बिक गए। तो ये समझ लीजिए, समाजवादियों ने हमें सिखा दिया है कि ये आरएसएस के बेचे हुए एजेंट हैं, वो किनके पैसे पर वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू चलवा रहे हैं, और इस करके मीडिया ट्रायल करवा करके अपने आप को एक झूठा प्रोपेगेंडा के तहत
समाज को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन हमारे बिहार की जनता शुरू से ही जागरूक रही है, शुरू से ही चीज़ों को समझने वाली रही है, क्योंकि बिहार जब दिशा दिखाता है तो देश आगे और स्वर्णिम दिशा की ओर बढ़ता है। बिहार पथ प्रदर्शक होगा इस बार भी, और इस बार भी सही चीज़ का जस्टिफाई करके 2025 में सबको दिखा देगा क्या दूध का दूध। तो इसके पहले 2024 है, उसमें भी मोदी का गद्दी अब हिलने लगा है, इसलिए छापों का दौर चारों तरफ चालू है। क्योंकि सत्ता के बेशर्मी का दौर इससे खतरनाक पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है कि किस प्रकार से आप विपक्ष पर बिना शर्म और हया के, बिना लोक लाज के आप विपक्ष पे इस प्रकार से हमला कर रहे हैं। सिटिंग वाइस चीफ मिनिस्टर पर आप इस प्रकार से हमला करके उनको जेल में डालने का साजिश रख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप उनके तर्कों का, आप उनके सवालों का, आप उसके उठाए गए जन मुद्दों का जवाब देने में नाकाबिल और नाकाम है। इसलिए जनपक्षीय मुद्दों को दबाने के लिए आप उनकी आवाज़ को दबाने चाह रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, न हम कल डरे थे, न हम आज डरेंगे, न हम कल डरेंगे। इसलिए हमारी उम्मीद की लौ जिंदा है और सच का अति का अंत होता है। हमारे कहावत है कि अति का, जो आरएसएस अति कर रही है हमारे नेता के यहाँ छापा डालने का, उसका अंत होगा और समाजवादियों का परचम 2024 में भारत रुपया आकाश में लहराएगा और हम लोग एक बार पुनः इस देश को स्वर्ग से सुंदर बनाने के लिए एकजुट होकर संकल्पित होकर 2024 में इस देश के गद्दारों को भगाने का काम करेंगे, जो कभी मुगलों के सिपहसालार हुआ करते थे, बाद में अंग्रेजों का दलाल हो गए और आज झूठा देशभक्ति का चोला पहन करके हमारे लोगों को दिग्भ्रमित कर लें। उन झूठे देशभक्तों का जवाब देने का वक्त आ गया है। 2023 में 2024 की कहानी लिखने का वक्त आ गया है और हम लोग यहाँ से मिल करके एक देश को अपने स्वर्ग से सुंदर बनाने का संकल्पित होने का संकल्प लेते हैं। अच्छा, क्या लगता है मनीष कश्यप का जो है पाप का घड़ा भर चुका है? देखिए, इतना कठिन शब्दों का उपयोग तो हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के स्तर में ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था कि कभी कभी देखते हैं तो शर्म आता है कि कैसे पत्रकारिता हमेशा शुचिता बना रहना चाहिए। राजनीति या पत्रकारिता हो, वहाँ शुचिता, वो जिस प्रकार से जितने गंदे गंदे और गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे, देखिए वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में शासन किसका? कानून का स्थापित है, स्थापित कानून का स्थापित, और हमारा शासन इसी प्रणाली पे बना हुआ है कि कोई निर्दोष का सजा किसी भी कीमत पर न मिले। तो यकीन मानिए उन पे ट्रायल, हम लोग मीडिया ट्रायल चलाने से अच्छा उनके द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर जो ट्रायल चला रहा है वो तय कर देगा कि वो क्या करने हैं, उनका भविष्य क्या तय करेगा। मेरी सलाह है उनको, वो नौजवान पत्रकार हैं, वो अभी से भी सुधर जाएं और अपने नौजवानी और अपने ताकत को, कहते हैं ना कि जवानी जेठ का घाम होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। उनके अंदर भी हसीन सपने हैं कि हम भी विधायक बने, हम भी सांसद बने, तो वो भी बनने का एक तौर और तरीका होता है। तो जवानी के गर्मी को बर्दाश्त कर लीजिए। जेठ का घाम है, जेठ का घाम देखते हैं बर्दाश्त नहीं होता, इतना ना घामा होता है कि पैर भी जलता है, ऊपर से सर भी जलता है। तो उस जवानी को बर्दाश्त करने के लिए कह रहे हैं। निसंदेह आप में टैलेंट है, आप आगे बढ़िएगा और समाज के लिए आप काम कीजिए और सही दिशा दिखाने का काम कीजिए। यहाँ से भी आप उभर सकते हैं। और चंद रुपयों के लिए जो बिक गया, समझिए ये तो जो लंबा रेस का घोड़ा होता है वो दूर तक जाता है, जिसके लिए रुपया, पद की लालसा सब खत्म हो जाती है। आप अगर चंद कदम आपको सफलता मिला और चंद रुपए के लिए आप आरएसएस के एजेंट बनकर समाज में जहर घोरने लगे, तो इससे गिरा हुआ काम और क्या हो सकता है, जिसने अपने ईमान और धर्म और अपने कर्म को चंद रुपयों के खातिर बेच दिया। तो आप अपने ईमान, कर्म और धर्म को कि ऐसा बनाए कि कल को कोई संदीप यादव आपको इस प्रकार से आपको दिशा दिखाने का जरूरत न पड़े। उनके गुरु सुनिए, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री बनने से रोक रहे हैं, इसीलिए आप इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं यादव का? देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारी सरकार चल रही है पूरे संघीय ढांचे, विधायकों के सपोर्ट से, महागठबंधन के सपोर्ट से। तो ये बेतुका सवाल है, ये इसका जवाब मेरे द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर किसी में सरकार गिराने, सरकार 13 मिनट 14 मिनट सरकार बनने और गिराने का हाथ किस पे होता है? जनता, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में वही सरकार बनाने का और गिराने का काम करता है।
तो मनीष कश्यप का अगर चंद लाख लोग व्यूअर्स हो गए, इसका मतलब वो न समझने लगे कि हम सरकार गिराने का हम में मादा आ जाएगा। आपको बताते हैं, आपका व्यूअर हो जाना, व्यूअर होने के बाद यहाँ की जनता इतने समझदार है, इतना है कि जनता सब चीज़ का मूल्यांकन करती है। ये हम बुद्ध के देश से हैं, बिहार बुद्ध का देश है। यहाँ कहा गया है जानो छानो तब मानो। यहाँ बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे, जियो और जाग, बिना जागले जीना नहीं, अब बिना जागले बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते थे। तो समझिए कि यहाँ हम बिहार के जनता, आप कुछ बोलेगा हम मान लेंगे, हम पहले जानेंगे छानेंगे तो मानेंगे तब ना। आज जानने छानने मानने की कसौटी में तेजस्वी यादव की सरकार सबसे अभी तक की सबसे शानदार सरकार है। और जब ये पूर्ण रूप से सरकार बनाएंगे उस समय जो इन्होंने वादा किया और जो अभी भी डिलीवर करने जा रहे हैं, मरीन ड्राइव के किनारे देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा बोले हैं कि मॉल बनाएंगे, मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को नौकरियों का सौगात देंगे। और जब पूर्ण सरकार बन जाएगा तब पूर्ण सरकार दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई सारा काम वो दवाई कमाई। हमारे साथ और भी आदमी है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? अरविंद कुमार जवाहर। अच्छा, मनीष कश्यप को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मनीष कश्यप की बात है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने ईटा के पास जो कार्यक्रम हुआ ही नहीं, दो राज्य को लड़ाई के आग में झोंकना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है पत्रकारिता के जो है मीडिया में छुप के वो राजनीति करना चाहते हैं? राजनीति करना है तो आप सामने कीजिए। मैं सीधा सीधा ये कहूँगा कि ये किसी का एजेंट बन करके अपना कार्य कर रहे हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है और ये आरएसएस जैसे लोग से मिल करके और सरकार के खिलाफ एक कार्य कर रहे हैं। तो कहाँ तमिलनाडु, कहाँ बिहार, जबकि तमिलनाडु सरकार यहाँ की श्रमिक लोग जाते हैं उसे ढंग से रोजगार दे रहे हैं। वहाँ का जब डीजीपी कह दिए सारा जांच हो गई, कुछ नहीं पाएगा। इन पर तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये तुच्छ पत्रकारिता कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। चलिए ठीक है, इनके बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।